हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शर्मा क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। हमारे भारत का एक संविधान है, आप सभी को जानकारी होगी। उस संविधान में एक प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी पॉलिसी होगी, कोई भी डॉक्ट्राइन होगा, कोई भी संस्था होगी, तो उसका प्रियम्बल जरूर होता है। और प्रियम्बल में क्या लिखा होता है? तो दोस्तों, प्रियम्बल में उसके उद्देश्य लिखे होते हैं। जी हाँ, प्रियम्बल यानी कि उसका उद्देश्य। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या उद्देश्य है, वही प्रियम्बल में लिखा हुआ है। और प्रियम्बल को पढ़ करके आप ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं, एक ब्रीफ इंट्रो ले सकते हैं। जैसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स क्या है, कंक्लूजन क्या है, तो आप प्रियम्बल के माध्यम से जान सकते हैं। तो उसी प्रियम्बल को आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। 30 या 35 मिनट का हो सकता है ये वीडियो हो जाए, फिर भी मैं कम से कम कोशिश करूंगा इस वीडियो की लेंथ रखने की। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता हो कुछ ऐसी जानकारी जो आपको ना पता हो और इस वीडियो के माध्यम से आपको हो जाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, सभी तक। और प्रियम्बल को याद कर लीजिए। जी हाँ, प्रियम्बल टंग में होनी चाहिए। एक भारतीयों को भी, और ख़ास तौर से अगर आप किसी रिप्यूटेटेड पोस्ट पर हैं, जैसे हमारे यहाँ के पॉलिटिकल्स नेता जो होते हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट्स आपको प्रियम्बल लर्न होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं प्रियम्बल के बारे में। प्रस्तावना। तो देखिए, हमारे भारत की जो प्रियम्बल है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो प्रस्तावना है ना, उस प्रस्तावना को संविधान सभा ने बनाया, उसको लागू किया। तो अगर बात करें तो इसकी शुरुआत होती है, आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, जब संविधान सभा बनी हमारे यहाँ भारत की, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर के दिन 1946 में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। जी हाँ, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, जो कि लाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। यही उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल करके प्रस्तावना बना। आपको एक साइड इंग्लिश में, एक साइड हिंदी में दिख रहा होगा। अभी आप वीडियो को पॉज करिएगा, आपके सामने भी एक पिक आएगी, 5 से 6 सेकंड, एक हिंदी में, एक इंग्लिश में। हो सकता है इसमें कुछ दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं एक पिक डाल रहा हूँ आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसकी हेल्प से आप वीडियो को पॉज करिएगा और कम से कम 2 से 3 बार प्रियम्बल को पढ़ लीजिए, प्रस्तावना को पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो को पॉज करिए और ये आपके सामने आया वीडियो, फोटो, और इसको देखिए। आशा करता हूं आपने इसको पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं। देखिए, प्रस्तावना का अगर स्रोत की बात करें, सोर्स, तो सोर्स क्या है, और बात करें इसका बेस क्या है, आधार क्या है। तो सोर्स और बेस की बात करें, आधार की बात करें, तो जो सोर्स है वो अमेरिका है,
जी हाँ, सोर्स, स्रोत वो अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया भी है। अब ऑस्ट्रेलिया कैसे? देखिए, जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया की ली गई है और जो विचार लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। याद रखिएगा, भाषा ऑस्ट्रेलिया से और स्रोत विचार अमेरिका से, जबकि इसका आधार जो है, आधार वही जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, उद्देश्य प्रस्ताव, उसी के माध्यम से इस प्रियम्बल को अपनाया गया। और कब अपनाया गया आप सभी को जानकारी होगी 22 जनवरी, जी 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया? अपना लिया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा, और भारत के संविधान में उसको जगह मिलती है। देखिए, अलग अलग डेट पे अलग अलग चीज़ों का अडॉप्ट किया गया है, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, झंडा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं प्रियम्बल की। तो अब प्रियम्बल पढ़ते ही एक बार थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ। बार क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा ने आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हो गया हिंदी में। इंग्लिश में बात करें, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economical, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में देख लीजिए, जो हिंदी में देखना चाहे हिंदी में देख लीजिए, दोनों देखना चाहे दोनों देख लीजिए। मैंने दोनों की साइड लिख दिया और आपको भी टिक भी मैंने इसकी प्रोवाइड करा दी। क्लियर? आज हम जानेंगे इन शब्दों के बारे में। ये शब्द जो है ना, इन शब्दों का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। सबसे पहले देखिए आप दोस्तों, लिखा हुआ है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। यहाँ पर वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया कहने का मतलब जो प्रियम्बल है ना, ये किस पर समाहित है? भारत के लोगों के लिए है, भारत के लोगों द्वारा है और भारत के लोगों के लिए है। के द्वारा, के लिए और भारत के लोग हैं, नागरिक नहीं, लोग। भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं ना, उन सब के लिए है। क्लियर? यानी हम भारत के लोग। अब बात करते हैं भारत को, मतलब हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या करेंगे? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है सोवरेन, सोवरेन यानी कि संप्रभुता। कहीं पर वर्ड संप्रभुता लिख के आ जाए तो गलत मत मानिएगा, ठीक है। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता का मतलब होता है, दो प्रकार से होता है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। कहने का मतलब है हम भारत के लोग निर्णय लेने के लिए
आंतरिक और बाहरी, जो भी हमारे देश के या देश का निर्णय होगा वो भारत की जनता पर निहित होगा। यानी कि हम जो भी, मान लीजिए सपोज करिए ट्रिपल तलाक, जम्मू कश्मीर, राम मंदिर, इस पर निर्णय लिया गया, तो क्या ये निर्णय हमने किसी अन्य देश से पूछ करके लिया? नहीं, ये हमारा निर्णय था। यानी कि हम सोवरन हैं। 1947 से पहले हम सोवरन नहीं थे, क्योंकि हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। हम अंग्रेजों के गुलाम थे। इज दैट क्लियर? हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उसके पहले हम अपने नियम, अपने निर्णय स्वयं ले नहीं सकते। क्लियर हुआ? सोवरन मीन्स यानी हम अपने निर्णय खुद लें, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी हो। हम किसी अन्य देश से तुलना में पूछेंगे नहीं। हाँ, लेकिन कुछ अपवाद टाइप में कुछ चीजें हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, WTO के हमने कुछ निर्णय को लिया, माना, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हम पर उसको थोप दिया गया है। क्योंकि जानते ही होंगे कुछ चीजों में होता है हमें भाईचारा बना के रखना होता है, तो इसलिए हमें कुछ चीजों को, दूसरे को, लोगों को अडॉप्ट करना ही पड़ता है। अन्यथा की स्थिति में हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो उन दिक्कतें ना होने पाए, इसके लिए हमने ये चीज किया है। क्या? सोवरन बनाया है। कहीं कहीं पर हम लोगों ने थोड़ा सा पाबंदियां लगा रखी, लेकिन याद रखिएगा पूरी तरह से फ्री है हमारा भारत। हमारा भारत का मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हम भारत के। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित होती है। क्लियर? नेक्स्ट शब्द आता है समाजवादी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत सारे वाद हैं। उदारवाद है, मार्क्सवाद है, पूंजीवाद है, साम्यवाद है, समाजवाद है, बहुत सारे वाद हैं। जब हम समाजवादी और पूंजीवादी का मतलब होता है कि जो कंट्रोल होता है देश पर वो पूंजीपतियों का हो, और यही कंट्रोल अगर समाज के लोगों को हो तो यही समाजवादी धारणा कहलाती है। यानी हमें समाजवादी बनाना है भारत को, पूंजीवादी नहीं बनाना। हालांकि 91 के बाद कुछ चीजों पर इस पर पाबंदियां लगी। आज हम कैपिटलिस्ट की ओर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। फिर भी हमारा वो टॉपिक नहीं है, वो अलग है, लेकिन फिर भी हम आपसे कह सकते हैं कि ये पंथ निरपेक्ष। देखिए, ये दोनों शब्द बाद में जोड़े गए हैं। केशवानंद भारती केस आपको पता ही होगा। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। उसके बाद ये दो शब्द और अखंडता, ये शब्द बाद में जोड़ा गया। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो समाजवादी। अब पंथ निरपेक्ष की बात करें। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? देखिए, समाजवादी का मतलब समझ में आया? देश कैसा रहेगा? देश को हमें समाजवादी बनाना है, ना कि पूंजीवादी, साम्यवादी। जैसे चाइना साम्यवादी है, अमेरिका पूंजीवादी है, या जापान, जर्मनी, ठीक है, कहीं पर माओवादी चलता है, कहीं पर नाजिज्म भी चलता है, नाजीवाद चलता है। तो उन सब चीजों से हमें दूर हटके रहना है। चलिए बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। देखिए, एक शब्द आता है पंथ और एक आता है धर्म। धर्मनिरपेक्ष और पंथ, ये गांधी जी ने दिया। ये शब्द गांधी जी की देन है। गांधी जी ने ये कहा था कि बिना धर्म का तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। धर्म यानी धारण करना, जीवन की शैली कैसी है आपकी, वो है धारण करना, जीवन जीने का तरीका। अब पंथ का मतलब हो गया, जैसे आपने देखा होगा शिया सुन्नी, ये पंथ है। बौद्ध धर्म में हीनयान महायान, ये पंथ है। तो हमारा देश कैसा है? धर्म का मतलब धारण करने वाला। शब्द धर्मनिरपेक्ष नहीं लिया गया यहाँ पर, पंथ निरपेक्ष। अच्छा, इसके लिए इंग्लिश शब्द जो है वो हमारा है सेकुलर।
वो हमारा शब्द है सेकुलर। यानी हमारा देश कैसा है, हम अपने देश को कैसा बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे। सेकुलर है, सेकुलर बनाएंगे भी। भारत के लोग क्या करेंगे, सेकुलर बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। यानी हमारे भारत का कोई धर्म विशेष नहीं है। देखिए 3 प्रकार के देश होते हैं। एक, किसी को नहीं मानते, किसी धर्म पे विश्वास ही नहीं रखते। दूसरे धार्मिक। तीसरे, धर्म को मानते तो हैं लेकिन धर्म के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं अपनाते। जैसे अमेरिका कैसा है, धर्मनिरपेक्ष। जी हाँ, अमेरिका भी धर्मनिरपेक्ष है। सऊदी अरब, ये आपका धर्म के अकॉर्डिंग चलता है, धार्मिक बोलते हैं, रिलीजियस कंट्री। श्रीलंका, अच्छा पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष, याद रखिएगा, ठीक है। भले ही मुस्लिम वहाँ जाता हो या मुस्लिम चीज़ों की भी प्रचुरता है, लेकिन वहाँ भी संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग होता है, वहाँ धर्म के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता। श्रीलंका में जबकि होता है। जैसे चाइना, साउथ कोरिया, ये ऐसी कंट्री, यहाँ पर धर्म विशेष का कोई मतलब ही नहीं। वो मानते ही नहीं कि धर्म नाम की कोई चीज होती भी है, पंथ नाम की कोई चीज होती भी है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र यानी कि रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है, देखिए, एक होता है हेड ऑफ नेशन, और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, हेड ऑफ नेशन जो होता है वो हमारे यहाँ कैसा होता है, हायरार्की नहीं है, कहने का मतलब वंशानुगत नहीं है। इसका भी चुनाव होता है, बस यही है रिपब्लिक, यानी कि भारत की जनता द्वारा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, या टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने ये डिफिनीशन दी थी। यानी कि जो हमारे हेड ऑफ नेशन होगा वो कौन होगा, वंशानुगत नहीं होगा, उसका भी चुनाव होगा और भारत की जनता उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुनेगी। जबकि हेड ऑफ गवर्नमेंट कैसा होगा, ये भी वंशानुगत नहीं होगा और इसका भी चुनाव होगा, जैसे इंडिया, अमेरिका। जबकि ब्रिटेन की बात करें तो यहां पर ये चीज कैसी है, वंशानुगत है, और गवर्नमेंट कैसी है, चुनाव है। यानी ये रिपब्लिक डेमोक्रेटिक नहीं है, केवल डेमोक्रेटिक है। जबकि हम कैसे हैं, रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेट। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो चुनाव होगा, डिमोज मतलब जनता, क्रेटिक मतलब चुनाव, जनता के द्वारा चुना जाए। अब गणराज्य का मतलब अभी हमने बताया, इसका मतलब होता है, फिर से समझिएगा, रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य, अर्थात वंशानुगत नहीं होगा, चुनाव होगा। चुनाव किसके द्वारा होगा, भारत की जनता के द्वारा, भारत की जनता। अब लोकतंत्र भी बहुत प्रकार का होता है। लोकतंत्र लोगों द्वारा चुना जाए, गणराज्य मतलब हेरिडिटी नहीं होगी, वंशानुगत नहीं होगा। जैसे स्विट्जरलैंड, हमारे यहाँ हम पहले प्रतिनिधि चुनते हैं फिर वो निर्णय लेते हैं। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट जनता चुनती है, डायरेक्ट जनता कानून भी बनाती है। कानून कौन बनाता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, और हेड ऑफ नेशन का भी उसमें रोल होता है, भले ही हमारे देश में इनडायरेक्टली रिलेशन हो उसका। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये हो गया हमारा रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। यानी बनाने के लिए और उसके समस्त, यहाँ पर नागरिक शब्द आया, देखिए यहाँ पर नागरिक आया, यहाँ व्यक्ति आया। व्यक्ति और नागरिक में अंतर होता है। भारत का नागरिक, नागरिक किसी सिटीजन, किसी देश का होता है। नागरिक और व्यक्ति, व्यक्ति क्या होता है, नागरिक क्या होता है। तो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई भी। व्यक्ति का मतलब यहाँ पर केवल मेल से नहीं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। नागरिक भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। लेकिन अमेरिका का नागरिक हमारे यहाँ व्यक्ति कहलाएगा, अगर वो आकर के रहता है, कहीं का भी हो,
वहां का नागरिक, हमारे यहाँ वो व्यक्ति होगा। फंडामेंटल राइट्स भी कुछ व्यक्तियों को दिए गए हैं, कुछ केवल नागरिकों को दिए गए हैं। नागरिक मतलब भारत के नागरिकों, अन्य देशों के नागरिकों को नहीं, जबकि कुछ दोनों को दिए गए हैं। इधर क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्ति और नागरिक में समझता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय तो समझते हैं जस्टिस। देखिए, सामाजिक का मतलब सभी समाज में बराबर हैं और सभी को बराबर करना भी है, ठीक है। आर्थिक मतलब आर्थिक दृष्टि से सभी को बराबर अवसर देना है, बराबर न्याय देना है। और राजनीतिक न्याय का मतलब जैसे अनिल अंबानी का वोट और हमारा वोट, उसकी इक्वालिटी है, बराबर है दोनों। यही है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लाइन से याद करिए। सामाजिक, आर्थिक यानी कि जस्टिस कैसा हो, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस। सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। सामाजिक का मतलब समाज में जो चीजें हैं समाज के अकॉर्डिंग देना है। ऐसा नहीं कि वो समाज अलग है, ये समाज अलग है, तो दोनों का न्याय भी अलग होगा। ऐसा नहीं होगा, सबको बराबर न्याय मिलेगा। यहाँ पर इक्वल न्याय मिलेगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट बात करते हैं लिबर्टी। देखिए, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता। तो किस चीज की स्वतंत्रता? देखिए, आप कोई भी विचार रख सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, थॉट की, लिबर्टी ऑफ थॉट। आप स्वतंत्र कुछ भी सोच सकते हैं, एक्सप्रेशन कुछ भी बोल सकते, कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, मतलब जो सोचें उसे बोलें। और विश्वास, और उस पर आप विश्वास करें। देखिए, आप करें, दूसरे को नहीं फोर्स कर सकते कि नहीं वो भी करे, आप करें। धर्म, यहाँ पर धर्म का मतलब रिलीजियस नहीं, फेथ है। फेथ मतलब किसी भी चीज को आप धारण कर सकते हैं, कहने का मतलब ऐसा नहीं, कैसी भी जीवन शैली आप धारण कर सकते हैं, आपके ऊपर स्वतंत्रता है। आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं, किसी धर्म की उपासना कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की उपासना कर सकते हैं, अपने थॉट की उपासना कर सकते हैं, अपने विचार की उपासना कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी किस चीज की होगी? देखिए, इक्वालिटी का मतलब यहां पर है समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। कहने का मतलब आप अपना स्टेटस बना सकते हैं, कैसा भी स्टेटस आप बनाना चाहे बना सकते हैं। आप IAS, PCS, UPS किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं, समानता है। आपके पास कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं कि आपको रोक दिया जाएगा। बात समझिए, मतलब आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, आपको समानता दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अमीर को, गरीब को, ऐसा कुछ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसकी आपको समानता दी जाती है। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता यानी लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी हो गया। अपॉर्चुनिटी टू प्रोमोट अमंग देम ऑल, प्रोमोट करना है। फ्रेटर्निटी किस चीज की? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा। मतलब किसी भी व्यक्ति की हो, आप उसकी गरिमा का हरण नहीं कर सकते। उसकी गरिमा है, मर्यादा है, उस मर्यादा को बनाए रखना है। राष्ट्र की एकता। देखिए, एकता मीन्स यूनिटी, एकता मीन्स यूनिटी, एकता मीन्स यूनिटी, और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। देखिए, यूनिटी और अखंडता में क्या अंतर है? जैसे हम हिंदू हैं, हमारा भाई हिंदू है, हमारी माँ हिंदू है, हमारे दोस्त हिंदू है, ये हो गया, सब हम लोग यूनाइट हो गए हिंदू के मामले में। दूसरा एग्जाम्पल, क्लास 6 के बच्चे 6th वाले, क्लास 10th के बच्चे उनकी अपनी यूनिटी है, क्लास 11th के बच्चे उनकी अपनी यूनिटी है। लेकिन जब इन सब में
ये सब एक हो जाएं तो यही कहलाएगी अखंडता। ये कहलाएगी अखंडता। पूरे स्कूल की या तो यूनिटी होगी। अगर पूरे स्कूल की यूनिटी, सारे स्कूल की नहीं, एक स्कूल ये, एक स्कूल ये, एक स्कूल ये, डीपीएस अलग, जयपुरिया अलग, इनके सबकी ये यूनिटी, लेकिन इन सबको फिर से बांध दो, ये कहलाती अखंडता। जैसे भारत में यूनिटी बहुत है और इन्हीं को हमने बांध दिया और अखंडित कर दिया, मतलब भारत का खंडन नहीं हो सकता। जैसे यूपी एक यूनिटी, महाराष्ट्र एक यूनिटी, और महाराष्ट्र और यूपी आपस में भी तो मिले हैं, तो ये अखंडता हो गई। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गरिमा समझ गए, बंधुता समझ गए, ये भी शब्द बाद में जोड़ा गया था, 42वीं संविधान। अब बात करते हैं, बस संविधान सभा पता ही होगा, दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया? अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्थ, एडॉप्ट, एनैक्ट आवरसेल्व्स, गिव टू अस। एडॉप्ट मतलब हमने इसको ले लिया, एडॉप्ट कर लिया, जैसे सन को एडॉप्ट कर लिया। एडॉप्ट करने के बाद अंगीकृत कर लिया, अपने संविधान में अंगीकृत कर लिया। और ये शब्द साफ साफ कह रहा है, साफ साफ ये शब्द कह रहा है कि प्रियम्बल भारत के संविधान का भाग है। भाग 1, 2, 3 भाग वाला नहीं, उसका भाग, उसका अंग है। अधिनियम में जैसे अधिनियम बनते हैं तो उसको हमने अपना लिया, एनैक्ट कर लिया, उसको हमने लागू कर दिया। और गिव टू अवरसेल्फ, आत्मार्पित था ना, हम भारत के लोग अपने आप को इसकी आत्मा में समर्पित करते हैं, भारत के नागरिकों की आत्मा में इसको समर्पित करते हैं। और 26 नवंबर 1949 को इसको लागू कर लिया गया, आत्मार्पित कर लिया गया, अंगीकृत कर दिया गया। क्लियर? तो ये था प्रियम्बल। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है? ताकि जो भी मेरी वीडियो इस चैनल पे आप कोई भी वीडियो अगर मिलती है तो आप तक वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।